All right friends, I hope you people are doing great. My name is अंकित भारद्वाज और फ्रेंड्स आज हम लोग जो हैं क्लास 12 आईएससी बीएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टाफ ट्रेनिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टाफ ट्रेनिंग। चैप्टर का नाम है स्टाफ ट्रेनिंग। देखिए बेसिकली क्या होता है ना फ्रेंड्स, स्टाफ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफ ट्रेनिंग का मतलब होता है अपने स्टाफ को ट्रेन करने का प्रोसेस। द प्रोसेस टू ट्रेन योर स्टाफ इज कॉल्ड स्टाफ ट्रेनिंग। तो स्टाफ ट्रेनिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको ये वर्ड ट्रेनिंग का मतलब समझना पड़ेगा। फ्रेंड ट्रेनिंग का पता है मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी पर्सन को अपने एग्जिस्टिंग काम के लिए अगर उसको अगर अपना नॉलेज या फिर स्किल को इन्हांस करना है ना, तो वो किसके थ्रू होता है? वो ट्रेनिंग के थ्रू होता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड अपना नॉलेज और मतलब स्किल्स है उसको आप क्या कर सकते हो? इन्हांस कर सकते हो, राइट? तो व्हाट इज ट्रेनिंग? बेसिकली ट्रेनिंग मीन्स इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच the staffs or any person can enhance their knowledge and skills relating to their existing job. क्लियर हुआ? तो ट्रेनिंग मतलब क्या हुआ, एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड अपना नॉलेज और स्किल को क्या कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो और इन्हांस कर सकते हो, राइट? और जब आप अपने स्टाफ का ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफ ट्रेनिंग। फाइन, क्लियर हुआ? तो चलिए फ्रेंड्स आपको मेरे साथ लिखना है। लिखिए मीनिंग and definition of training। तो यहाँ पे whenever I'll be using the word training आपको समझना है I am talking about staff training। फाइन, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? I'll be talking about staff training। तो आपको लिखना है मेरे साथ, लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए ट्रेनिंग इज द प्रोसेस training is the process of increasing training is the process of increasing the job knowledge and skills. Training is the process of increasing job knowledge and skill of employees. लिखिए it is an organized or systematic activity. It is an organized or systematic activity wherein people require knowledge and skills. People require knowledge and skill for doing specific work. It is a two-way process. It is a two-way process because there must be someone to learn and someone to teach, right?
चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते एक बार। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े ट्रेनिंग का डेफिनेशन। फाइन। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ व्हाट? ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ का जॉब नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हैं और उनका स्किल भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ जॉब नॉलेज क्या होता है और स्किल्स क्या होता है। आपको ये दोनों वर्ड समझना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो बीएसटी पढ़ने के लिए मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा और सब्जेक्ट से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा सब्जेक्ट नॉलेज या फिर नॉलेज, राइट? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बेसिकली स्किल्स है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना उस जिससे मैं अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको भी इंक्रीज कर सकता हूँ, उसको भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, साथ ही साथ अपने टीचिंग स्किल्स को भी और भी ज़्यादा पॉलिश कर सकता हूँ और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट? बेसिकली एक सिस्टमैटिक और बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जहाँ पे जो भी आपका जो ट्रेनिंग रहेगा उसको आपको नॉलेज का भी ज़रूरत पड़ेगा और उसको स्किल्स का भी ज़रूरत पड़ेगा फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक वर्क, राइट? ये टू वे प्रोसेस है। इसमें देखिए ट्रेन खुद भी, कोई भी आदमी सेल्फ ट्रेन थोड़ी हो सकता है। ही विल बी रिक्वायर सर्टेन सोर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग देने वाला भी एक पर्सन होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग लेने वाला एक पर्सन होना चाहिए। मैं अगर किसी को ट्रेन करूंगा तो मुझे सामने ट्रेनिंग भी तो चाहिए। मान लीजिए मैं ट्रेनर हूँ तो मैं किसको ट्रेनिंग दूँ? तो मुझे भी तो कोई पर्सन चाहिए जिसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप खुद से कैसे ट्रेनिंग ले रहे हो? आपको भी कोई पर्सन चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग अवेल कर सको, राइट? तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रेनिंग जो है वो टू वे प्रोसेस है। मतलब इसमें एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो आपको सिखाए और एक ऐसा पर्सन भी चाहिए, मतलब एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो सीखने के लिए रेडी हो और साथ ही साथ आपको एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो सिखा रहा हो। क्लियर हो गया? तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ हम लोग क्या पढ़े। हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहे, चैप्टर है स्टाफ ट्रेनिंग। मैंने आपको क्या बताया? स्टाफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो। ट्रेनिंग के लिए आपको ये सब, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आपको ये समझना जरूरी है पहले कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। मैंने आपको क्या बताया था? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, उसको इन्हांस कर सकते हो। ये एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक प्रोसेस है और साथ ही साथ ये टू वे प्रोसेस है जहाँ पे यू नीड समवन टू लर्न एंड समवन टू टीच। क्लियर हो गया? तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए डेफिनेशन। आई होप आप लोग लिख चुके हैं। एक बार डेफिनेशन को गो थ्रू कर लीजिए। आइए से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। एक एक करके मैं आपको सारा पॉइंट्स लिखाऊंगा और एक एक करके सारा पॉइंट्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले लिखिए टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज for the right jobs, to prepare employees for the right jobs, to prepare employees for the right jobs by imparting the required knowledge, by imparting the required knowledge and skills। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव? पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर द राइट जॉब्स बाय इम्पार्टिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। देखिए मान लीजिए मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस पॉइंट्स को। मान लीजिए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूँ, राइट? और मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा स्टाफ चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सके, राइट? तो आपको ये बात पता ही होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है, उसका अलग वे होता है, अलग मेथड्स होता है, राइट? तो अगर मैं किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हायर कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला आदमी इज़ द राइट चॉइस और नॉट। मतलब क्या उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स है कि नहीं। देखिए दो तरह का स्किल होता है, एक स्किल जो इंसान के इनबिल्ट होता है और दूसरा स्किल जो होता है जिसको आप ट्रेनिंग के थ्रू इन्हांस कर सकते हो, राइट? तो पहले तो मुझे ये देखना है कि वो जो सामने वाला इंसान है जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, सामने वाला जो स्टाफ है उसके अंदर खुद का एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है कि नहीं। फाइन, उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं।
और साथ ही साथ अब मैं उसको जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा तो साथ ही साथ मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से रिलेटेड नॉलेज इम्पार्ट कर सकूँ, और साथ ही साथ उसका स्किल्स को और भी कैसे मैं इम्प्रूव कर सकूँ ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम फ्रूट्स मिल सके। क्लियर हुआ? तो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी पर्सन को राइट काम अलॉट हो, और जब आप राइट काम अलॉट कर दे रहे हो तो उससे उसका जो काम है उससे रिलेटेड आप उसको नॉलेज और स्किल भी प्रोवाइड कर सको। क्लियर हो गया? चलिए आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। आपको लिखना है मेरे साथ साथ, लिखिए, टू इनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क, to enable employees to work more efficiently, to enable employees to work more efficiently on their present jobs, on their present jobs, by exposing them to the latest concepts and techniques। क्या है सेकेंड नंबर पॉइंट? Second number point is to enable employees to work more efficiently on their present jobs by exposing them to their latest concepts and techniques। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो देखिए, लाइक सिंस आई एम टीचिंग फॉर क्वाइट लाइक अराउंड 7 years नाउ, राइट? तो देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग में आया था तो देखिए मेरे अंदर टीचिंग का एक इनबिल्ट टैलेंट था जो मुझे टीचिंग ने मुझे प्रोवाइड किया, मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, तो मेरी खुद की स्किल्स थी। फिर ग्रेजुअली मैंने पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो सीखते सीखते जो मैंने अपनी स्किल्स को और नॉलेज को इन्हांस किया ना, वो ट्रेनिंग के थ्रू हो पाया। और ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाई? जब मेरा काम का कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकलने लगा, मैंने नए नए चैलेंजेस को देखा, मैंने देखा कि टीचिंग में और क्या क्या चैलेंजेस है, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे स्टूडेंट्स को और भी एफिशिएंटली कोई चीज़ें सिखाई जा सके। क्लियर हुआ? तो इसी का मतलब ट्रेनिंग का यही ऑब्जेक्टिव है। वो कहना चाह रहा है कि टू इनेबल employees to work more efficiently on their present jobs by exposing them to the latest concepts and techniques। अब जैसे मान लीजिए आज से 7 years पहले जब मैं टीचिंग करता था तो मैं इस टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ाता था। आई वॉज यूजिंग वाइट बोर्ड, मार्कर एक्सेट्रा। बट विद टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग, लाइक स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजी। तो टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग भी टेक्नोलॉजी को बहुत ही एफिशिएंटली अडॉप्ट करें। तो ये जो मैंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, ये भी क्या है, मेरा ट्रेनिंग का ही पार्ट था। तो ये भी मेरा ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव हुआ, जिसके थ्रू मैंने क्या किया, नया नया कॉन्सेप्ट और टेक्निक सीखा, जिससे मेरा टीचिंग और भी एफिशिएंट होता चला गया। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड नंबर पॉइंट लिखते हैं, लिखिए पॉइंट 3। लिखिए, टू बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, to build second line of competent officers, to build second line of competent officer by preparing them to occupy higher position। देखिए, ये पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक बार पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग? टू बिल्ड
second line of competent officer by preparing them to occupy higher position. देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ होते हैं वही बैकबोन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. अगर आपका स्टाफ, अगर आपका मैन फोर्स अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुअली अपने एम्प्लॉय को इतना एफिशिएंटली ट्रेन करना पड़ेगा, उनका पर्सनल प्रोग्रेस भी हो, उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो. और आपको पता है ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन. अगर आपके एम्प्लॉयज़ प्रमोट होंगे तो देखिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेमुनरेशन उनको खुशी मिलेगी और साथ ही साथ उनका जॉब सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव होगा. तो उस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एफिशिएंटली ट्रेन करना पड़ेगा. और अगर आप मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज़ का अगर स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ वर्क मोड है अगर वो इन्हांस होता है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी तो ओवरऑल स्टैंडर्डाइज वे में आगे बढ़ रहा है. आपके एम्प्लॉयज़ का क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है वो भी तो इम्प्रूव होगा. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ का ग्रोथ हो रहा है तो साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो ग्रोथ होना ही है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या है ग्रेजुअली क्या है आपके स्टाफ्स भी ग्रो करते रहे और आपका ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगा ही. क्लियर हो गया. तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए अभी तक हम लोग पढ़ लिए स्टाफ ट्रेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग लिख लेते हैं पहले, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. देखिए ना बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट तीनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं. हेयर लाइज द प्रॉब्लम. देखिए ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में ऑब्वियसली डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ. सबसे पहले देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ट्रेनिंग क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है. जैसे मान लीजिए कि मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आई नो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे मशीन्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है. फाइन, तो ये मेरा एजुकेशन हुआ. अब मैंने वो एजुकेशन एक्वायर करके मान लीजिए मेरे जो सबऑर्डिनेट है उसको वो नॉलेज पास ऑन कर दी, थोड़ी बहुत मैंने उसको नॉलेज दे दी. मान लीजिए कि मुझे मशीन वगैरह की बहुत ज़्यादा आइडिया है, मैंने अपना बहुत बड़ा गैराज खोल लिया जिसमें हम लोग कार वगैरह से जो है मोटर बाइक्स वगैरह जो है वो रिपेयरिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो मैंने तो देखिए मैंने तो एक फॉर्मल एजुकेशन लिया, मैंने तो एक फॉर्मल पढ़ाई की है उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो मुझे तो उसका ऑलमोस्ट सारा नॉलेज है. ठीक है, अब मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी इंजीनियरिंग करके ही आएंगे. देयर कैन बी पीपल जो कि मतलब सेमी क्वालिफाइड हो, कम पढ़े लिखे हो, कि कोई कोई जो है जो मतलब क्लास 10 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो उसको मैंने मान लीजिए मैकेनिक के लिए रख लिया. तो मैंने उसको जो भी मुझे पता था उसके उससे रिलेटेड जो उससे मान लीजिए काम करवाना है उससे रिलेटेड मैंने उसको नॉलेज पास ऑन कर दी. तो उसको मैंने बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा मैंने उसको ट्रेन कर दिया, मैंने उसको ट्रेन कर दिया. तो ये हो गया ट्रेनिंग. अब वो उस काम को और भी बेहतरीन तरीके से करेगा, उसको और ट्रेनिंग मिलेगी तो अपना नॉलेज और उसका स्किल्स दोनों इन्हांस होता जाएगा. तो देखिए एजुकेशन का मतलब हुआ आपका एक फॉर्मल एजुकेशन हुआ कि नहीं, आपका सब्जेक्ट का एक फॉर्मल नॉलेज है कि नहीं. और ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि अब आप जो उस काम को कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज है और आपका स्किल्स है उससे रिलेटेड. कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसका एक फॉर्मल नॉलेज होना ही चाहिए, उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री होना ही चाहिए. तीसरा होता है डेवलपमेंट. देखिए जब भी मैं ट्रेनिंग का बात करूंगा ना, ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग होता है एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड. लेकिन जब मैं डेवलपमेंट का बात करूंगा, डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, मतलब कोई भी चीज़ का फ्यूचरिस्टिक चैलेंज को आप देखकर अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से तैयार कर रहे हो. समझ में आया, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में एक ही डिफरेंस है. जो ट्रेनिंग होता है वो एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड होता है और डेवलपमेंट जो होता है आपके आने वाला टाइम में जो आप चैलेंजेस फेस करोगे, आने वाला काम जो आपका डिजायर्ड स्किल्स और नॉलेज डिमांड करता है उसको आप कैसे फुलफिल कर पाओगे, थ्रू डेवलपमेंट ओनली. इससे समझ में आया आपको अच्छे से. तो मैंने आपको क्या बता दिया, ट्रेनिंग जो होता है वो एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड होता है, एजुकेशन जो होता है वो फॉर्मल नॉलेज होता है,
जो आप पढ़ाई करके आप जो नॉलेज आप लेते हो, जैसे आपको डिग्री वगैरह मिलता है, ठीक है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट फ्यूचरिस्टिक है। आपका जो भी काम है, आप जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस आएंगे उसको आप समझ के अपने आप को उस फ्यूचर वर्क के लिए तैयार करो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? तो चलिए, ये तो मैंने आपको बहुत ही इनफॉर्मल वे में समझाया, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो लिखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। लिखिए, रादर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का डिफरेंस। इनका डिस्टिंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको साथ साथ लिखना है मेरे। लिखना स्टार्ट करते चलिए। लिखिए, एजुकेशन इन्वॉल्व्स education involves improving the general knowledge. Education involves improving the general knowledge and developing and developing and developing and developing just a second, we are facing थोड़ा सा टेक्निकल एरर। क्या क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रेनिंग का डेफिनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, राइट। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया ट्रेनिंग का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको क्या लिखाया था? एजुकेशन इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज एंड डेवलपिंग एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग and overall understanding of total environment, of total environment। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अपने को और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए एग्जाम्पल, अ मैकेनिक who repairs a mechanic who repairs a car better than the engineer is only trained he is not educated, he is not
educated because he does not know the principles of engineering. Scope of education is wider than that of ट्रेनिंग। समझ में आया? देखिए मैं आपको समझाता हूं, और एक और पॉइंट लिख लीजिए साथ ही साथ। लिखिए पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ education is general, but purpose of training is specific. अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। हम लोग क्या पढ़ रहे, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे ट्रेनिंग और एजुकेशन का डिस्टिंक्शन क्या है। देखिए क्या होता है ना, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज एंड डेवलपिंग ऑन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट। देखिए कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए तो उसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास 12, ऑब्वियसली मैं भी क्लास 12 पढ़ा हूँ, तभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, राइट। तो जब मैंने क्लास 12 में पढ़ाई की थी तो मैंने कॉमर्स का ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने अकाउंट्स पढ़ा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा था, बीएसटी पढ़ा था, कॉमर्स पढ़ा था, ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था। तो वो मेरा एजुकेशन हो गया, क्लियर हुआ। और आज जब मैं आपको बीएसटी पढ़ा रहा हूँ या कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो मेरे को स्पेसिफिक नॉलेज है, मैं जो भी जानता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने स्किल से आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने नॉलेज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, वो बेसिकली ट्रेनिंग हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है ना, देखिए एजुकेशन क्या होता है ना, एजुकेशन में एक फॉर्मल डिग्री या फिर फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक फॉर्मल नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट ट्रेनिंग में ना आपका जो काम है उससे रिलेटेड अगर आपको नॉलेज और आपका स्किल मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, राइट। और मान लीजिए सामने वाला जो पर्सन है उसके पास कोई इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है, बट उसने काम सीख के ना, मान लीजिए उसने कार रिपेयर करना सीख लिया। देखिए हो सकता है मशीन से रिलेटेड नॉलेज जो फॉर्मल एजुकेशन है वो मेरे पास ज़्यादा है, फाइन। मुझे प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग का ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में फॉर्मल एजुकेशन और या फॉर्मल डिग्री हासिल किया। मैं अगर सामने वाला जो रिपेयरर है या फिर जो भी मैकेनिक है, हो सकता है उसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं लेकिन वो कार में से बेटर रिपेयर करता हो, तो इसका मतलब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है। वो एजुकेटेड नहीं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड है। समझ में आया? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एजुकेशन का जो स्कोप होता है ना वो बहुत ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर हुआ। और दूसरा चीज़ होता है कि देखिए एजुकेशन जो होता है ना वो बेसिकली वो एक जनरल पर्पज़ के लिए होता है, और जो ट्रेनिंग होता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। देखिए हेडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। देखिए आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा। पहले आपको एक जनरल आइडिया देता था कि ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग हमेशा ना रिलेटेड टू स्पेसिफिक वर्क और एग्जिस्टिंग वर्क होता है। आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड आपको जो नॉलेज का ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड जो आपको स्किल्स का ज़रूरत है, वो आपको कहाँ से पता चलता है, आपको ट्रेनिंग से मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग से मिल जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है।
आपके काम से रिलेटेड आने वाली जो भी फ्यूचर के चैलेंजेस है उसके लिए जो डिज़ायर्ड स्किल्स चाहिए, उसके लिए जो डिज़ायर्ड नॉलेज चाहिए, वो आपको कहाँ से अवेल की जाती है, वो आपको मिलता है डेवलपमेंट से। समझ में आया? डेवलपमेंट बेसिकली क्या फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, और जो आपका ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, लिखिए डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, रादर आप लिखिए ट्रेनिंग शुड ऑल्सो बी training should also be differentiated from development. Training should also be differentiated from development. लिखिए training is an act of improving. Training is an act of improving. Training is an act of improving the knowledge and skills for doing a specific job. On the other hand, development involves growth of a person, in all respects. अब मैं आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए ट्रेनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड टू योर प्रेजेंट जॉब। अपने प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड अपने स्किल्स और नॉलेज को आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो आपको ट्रेनिंग से पता चलता है। दैट इज़ एक्चुअली ये जो मिसिंग लिंक है ये कौन आपको फुलफिल करता है, ये ट्रेनिंग फुलफिल करता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट जो होता है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। आपके जो फ्यूचरिस्टिक काम से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस वगैरह आएंगे उसके जो डिज़ायर डिमांड्स उसको कौन फुलफिल करता है, डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट का स्कोप जो होता है ना अगेन ट्रेनिंग से ज़्यादा वाइड होता है, क्योंकि बेसिकली डेवलपमेंट में ना आदमी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा हूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए कि उसको मैनेज करना आना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स जो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो लेकिन उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है बेसिकली वो ओवरऑल ग्रोथ को मतलब रिप्रेजेंट करता है, बट ट्रेनिंग जो होता है स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड जो भी काम होता है उसका जो मिसिंग लिंक को कौन फुलफिल करता है, ट्रेनिंग करता है। क्लियर हो गया? फाइन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज अभी देख लेते चलिए। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग का मतलब मैंने आपको बताया, उसका मीनिंग बताया, उससे रिलेटेड मैंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया, डेफिनेशन बताया। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया ट्रेनिंग का, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला क्या था कि अगर आपका राइट जॉब्स के लिए जो राइट काइंड ऑफ नॉलेज और स्किल्स का ज़रूरत है वो कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि ट्रेनिंग की वजह से जो एम्प्लॉयज़ अपने एग्जिस्टिंग वर्क और भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। और तीसरे कि अपना एम्प्लॉय का अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके पास और नॉलेज आए और उनका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ वर्क और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों इंप्रूव हो, तो उसके लिए उनका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या होता है, एजुकेशन जनरल होता है, एजुकेशन में आपको ओवरऑल सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है एक स्पेसिफिक चीज़ का ही आपको नॉलेज मिल पाता है।
तो इन कंपैरिजन टू ट्रेनिंग लाइक एजुकेशन इज मोर वाइडर कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, और आपका जो ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हम लोगों ने लिख ली। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की तरफ। हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। हम लोग चलेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। हेडिंग डालिए इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखिए हायर प्रोडक्टिविटी। ये पहले मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा, फिर आपको एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगा। हायर प्रोडक्टिविटी, लिखिए ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव लिखिए ट्रेनिंग helps to improve training helps to improve the job performance job performance of employee well-trained employees are well-trained employees are more efficient well-trained employees are more efficient, and as a result the quantity and quality of performance increases। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, पहले पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ आर द मोर एफिशिएंट, एंड एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए दो एम्प्लॉय है, एक है ए और एक बी है, फाइन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि ये 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट बनाता है और ये भी 1000 ये भी जो है 1000 यूनिट्स जो है प्रोडक्ट बनाता है। फिर बेसिकली क्या होता है ना, ये जो बी नाम का एम्प्लॉय है इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है, ये ट्रेनिंग अवेल करता है, और ये ट्रेनिंग जो है अवेल नहीं करता, ये एग्जिस्टिंग जैसे कर रहा है वैसे ही करता है। ट्रेनिंग से रिजल्ट क्या होता है ना, इसका 1000 यूनिट से इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1100 यूनिट्स हो जाता है। तो देखिए क्वांटिटेटिवली कौन प्रोग्रेस कर रहा है, क्वांटिटी वाइज जो है इम्प्रूवमेंट इसका हो रहा है, ये और भी मतलब फास्ट काम कर पा रहा है। और प्रीवियसली क्या था ना, 50 यूनिट्स जो था ये गलत बन जाता था, मतलब जो 50 यूनिट्स था उसमें एरर होता था ए से, और इसका भी जो पहले जो था एरर हो जाता था 50 यूनिट्स। अब ट्रेनिंग अवेल की, सिंस इसने तो ट्रेनिंग अवेल नहीं की, तो आज भी इसका जो गलती है 50 यूनिट्स है, लेकिन इसका जो है ना अब जो एरर जो है ओके अब 10 हो गया है। कितना हो गया है अब जो है इसका जो एरर है, इसका जो एरर है
अब वो घट के कितना हो गया, 10 यूनिट्स हो गया। समझ में आया? तो देखिए दो तरीके से जो बी ने है ना ट्रेडिंग अवेल करके दो तरीके से अपना ग्रोथ किया है, दो तरीके से इसने इम्प्रूव किया है। पहले तो इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले 1000 यूनिट्स था वो इन्हांस होकर 1100 हो गया। साथ ही साथ पहले जो था वो कितना एरर करता था, 50 यूनिट्स पे एरर करता था, अब वो सिर्फ 10 यूनिट्स पे एरर कर रहा है। मतलब इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है इन द सेंस कि अब इसका जो एरर है, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं लाइन ऑफ एरर्स है, उसमें भी क्या हो गया, ज़बरदस्त रिडक्शन देखने के लिए मिला है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है और एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ कैसे हो पाया, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के वजह से हो पाया, और ओवरऑल क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ा और एम्प्लॉयज़ का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट लिखिए रिड्यूस्ड सुपरविजन। रिड्यूस्ड सुपरविजन लिखिए well trained employees are self-reliant. Well trained employees are self-reliant. They do not require continuous and intensive supervision. They do not require continuous and intensive supervision. Therefore, the supervisor can save their time and एनर्जी। क्लियर हुआ? आइए इस पॉइंट को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ रिलायंट, दे डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस एंड इंटेंसिव सुपरविजन, देयरफॉर सुपरवाइजर कैन सेव देयर टाइम एंड एनर्जी। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ही इज द सुपरवाइजर, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है, समझ में आया? ये एफिशिएंटली ट्रेंड है, मतलब ये वेल ट्रेंड है, ठीक है। This employee is well trained and this is less trained. समझ में आया? अब क्या है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को ना इन दोनों का सुपरविजन करने के लिए अपॉइंट किया गया था, समझ में आया? मिस्टर ए ने देखा कि इसको ना ये सेल्फ रिलायंट है, मतलब इसको ज़्यादा एफर्ट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये सारा का सारा काम खुद कर लेता है, ठीक है। और मिस्टर बी ने वाई को ना मोर टाइम दिया। अगर ये दोनों ही वेल ट्रेंड होते, जो सुपरवाइजर होता अपना एनर्जी और टाइम को कोई अदर वर्क पे लगा पाता, कोई दूसरे कामों पे लगा पाता, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाता। अब क्या होता, अब जैसे मान लीजिए अब एक एम्प्लॉय जो है, जैसे जो मिस्टर ए है वो भी सुपरवाइजर है कंपनी के, ठीक है। एक्स भी एम्प्लॉय है और वाई भी कंपनी के एम्प्लॉय है, तीनों एम्प्लॉय है। इन दोनों एम्प्लॉय के लिए इनको अपॉइंट करना पड़ा। आज एक्स मान लीजिए सेल्फ रिलायंट है, तो उनको मिस्टर ए का सुपरविजन का ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सारा काम कर लेता है। लेकिन वाई के लिए मिस्टर ए को हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंट नहीं है। तो देखिए अब एक काम के लिए दो आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो गया।
अगर मान लीजिए वाई भी वेल ट्रेंड होता, वो सेल्फ रिलायंट होता, तो यहाँ पे मिस्टर ए का सर्विसेज हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता, तो कंपनी का कॉस्ट बचता। अगर मान लीजिए उनका सर्विसेज का ज़रूरत भी पड़ता तो हम उनसे कोई और काम करवाते जो कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता। यही कहने का मतलब है कि बेसिकली क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉय ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं ना, उनके ऊपर सुपरविजन का ज़रूरत नहीं पड़ता और सुपरविजन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और वो सुपरविजन को हम लोग और कोई काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए बेटर सेफ्टी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बेटर सेफ्टी। लिखिए ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर और negligence is the major human error or negligence is the major cause of accident in industries. Employees who lack knowledge and skills, employees who lacks knowledge and skill regarding their job often commit mistakes. Training makes employees proficient and reduces accidents. Training makes employees safety conscious and enables them to make better use of safety devices. चलिए अब थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हम लोग ट्रेनिंग का। देखिए क्या बोला है, ह्यूमन एरर्स और नेग्लिजेंस इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज. Employees who lack knowledge and skills regarding their job often commit mistakes. Training makes employees proficient and reduces accidents. Training makes employees safety conscious and enables them to make better use of safety devices. मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए है जो लैब अटेंडेंट है, ठीक है। आपको पता है लैब अटेंडेंट क्या होता है? बेसिकली वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर लैब को संभालने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। आपको पता है लैब में बहुत तरह तरह के केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है।
अब इसको अपने काम के बारे में तो नॉलेज था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि एक दिन मान लीजिए इससे गलती हो गई। ये मान लीजिए बहुत सारे ऐसा केमिकल्स होते हैं जिसको डिस्पोज करने का तरीका बहुत ही डिफाइंड होता है, ठीक है। इसने ना उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और उसको उसने क्या किया, उसने डिस्पोज किया बहुत ही गलत तरीके से, जिसके कारण हमारा जो पूरा लैबोरेटरी है वो जल गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मिस्टर ए को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग देने के बाद क्या हुआ ना, ये अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस कौन सा कॉन्शियस हो गया? कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना। अवेयर होने के कारण ना ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी देने लग गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसको ट्रेनिंग हो पाया, प्रॉपर ट्रेनिंग हो पाया। कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या होता है ना कि अगर जितना भी आपका स्टाफ वेल ट्रेंड हो तो उसका अवेयरनेस बढ़ता है, और अवेयरनेस बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी कॉन्शियस होता है, और सेफ्टी कॉन्शियस होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी कई हद तक सेफ हो जाता है। क्लियर हुआ? 4th नंबर लिखिए इकोनॉमी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए 4th नंबर इकोनॉमी। देखिए ट्रेन एम्प्लॉयज मेक trained employees make better and economical use of materials and machinery. Proper handling of facilities, reduces wastage, spoilage and breakage. Thus, loss due to damage is minimized. देखिए दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं वेल ट्रेंड, एक होते हैं लेस ट्रेंड, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होता है ना, उसको अपना रिसोर्सेज को यूज़ करना बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आता है। दे नो प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट जो एम्प्लॉयज़ कम ट्रेंड होते हैं ना, तो उनसे ना गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और वो रिसोर्सेज का ना ज़्यादातर वेस्टेज करते हैं, और अल्टीमेटली किसको, ऑर्गेनाइजेशन को उसका कॉस्ट क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये है और ऑर्गेनाइजेशन बी है, ठीक है। दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके जो स्टाफ्स है ना वो बहुत ही वेल ट्रेंड है, और इसके जो स्टाफ है ना लेस ट्रेंड है। आप समझिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब हुआ क्या ना, इसने 1000 kgs रॉ मटेरियल बाय किया, इसने भी 1000 kg रॉ मटेरियल्स बाय किया। दोनों ने 1000 kg रॉ मटेरियल बाय किया। सिंस इसके एम्प्लॉयज ट्रेंड थे, इन्होंने ना 1000 kg में से 1000 आउटपुट्स बना लिया, मतलब 1000 यूनिट्स आउटपुट बनाया। सिंस
ऑर्गेनाइजेशन बी के ना लेस ट्रेन थे, स्टाफ जो लेस ट्रेन थे, उन्होंने ना 950 यूनिट्स ही आउटपुट बना पाया। जब सेलिंग हुआ तो इन्होंने 1000, मान लीजिए 1000 यूनिट्स को 10 रुपये के हिसाब से बेचा, तो इनका रेवेन्यू आया 10,000 रुपया। लेकिन जब इन्होंने सेलिंग की तो इन्होंने 950 यूनिट्स बेचा 10 के हिसाब से, जिसका मतलब इनको 9500 का रेवेन्यू आया। तो दोनों का देखिए रेवेन्यू में कितना डिफरेंस हो गया, 500 का रेवेन्यू का डिफरेंस हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आगे बढ़ गया, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी में आगे बढ़ गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी में नीचे हो गया। तो आपको इम्पैक्ट समझ में आया इन दोनों चीज़ों का। कहने का मतलब है ना कि आपका एम्प्लॉई अगर वेल ट्रेंड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिसोर्सेज को यूज़ करना बहुत ही अच्छे से पता होता है। दे नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है, रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हायर मोरल। लिखिए हायर मोरल। हायर मोरल हेडिंग लिखिए। लिखिए इफेक्टिव ट्रेनिंग इंप्रूव्स, इफेक्टिव ट्रेनिंग improves job attitudes and self confidence. Job attitudes and self confidence of employees, they feel that management cares for them. They feel that management cares for them. They feel that management cares for them. Trained employees can work better. Trained employees can work better and thereby earn rewards, As a result, their motivation and morale is boosted. Higher morale help to reduce helps to reduce absenteeism and labor turnover. चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। मैं आपको एक पहले चार्ट से समझा देता हूँ।
आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये कंपनी ए है, ठीक है, और ये है कंपनी बी। समझ में आया? ये जो अपने एम्प्लॉय को ना बहुत ही अच्छा से ट्रेन करती है, अपने एम्प्लॉय को वेल ट्रेन करती है, और ये जो है ना लेस ट्रेन करती है। इसका पता है रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है ना, इनके जो एम्प्लॉय है का जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है, इनको ना एक अपनापन फील होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, लेकिन ना इनको अपनापन फील नहीं हो पाता, इनको अपनापन फील नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है ना, ये लोग ना कंपनी को लीव कर देते हैं या फिर अपने काम से ना भागने लग जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है ना कि कंपनी का जो काम है ना अटक जाता है, वो लोग कंपनी अपना टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, और ओवरऑल क्या हो जाता है, कंपनी का सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और कंपनी अपना कस्टमर्स भी लूज करने लग जाता है। लेकिन सिंस इनको अपनापन फील होता है, वो लोग हमेशा बूस्टेड रहते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा से काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या देता है, उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो वो अपने डेवलपमेंट से खुश भी रहते हैं, और डेवलपमेंट से खुश रहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। क्लियर हुआ आपको बहुत अच्छे से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए हाई promotion and career growth. Promotion and career growth. लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए ट्रेनिंग enables employees to acquire knowledge and skills for more responsible jobs, They can earn promotion more quickly. They can earn promotions more quickly. Thus training facilitates career growth of the employee. आइए एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रेनिंग इनेबल्स एम्प्लॉयज टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब्स. दे कैन अर्न promotion more quickly. Thus training facilitates career growth of the employees. ऑब्वियस सा बात है, देखिए समझिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर वेल ट्रेंड होता है ना,
तो क्या होता है ना, वो अपना काम को और भी बेहतरीन तरीके से करता है। अगर वो अपना काम को बेहतरीन तरीके से करता है तो इसका मतलब अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो पा रहा है, जिसके कारण ना ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का भी उस एम्प्लॉय के प्रति जो ट्रस्ट होता है ना वो इंक्रीज़ होता है। और फिर क्या करता है ना ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो मैनेजर और उनके जितने भी क्या बोलते हैं ना सुपीरियर्स होते हैं ना, उनका ट्रस्ट जीतने के बाद ना उन लोग उनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम इंटरेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय का क्या होता है, काइंड ऑफ प्रमोशन भी होता है, उसका अथॉरिटी बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका करियर का ग्रोथ का स्कोप भी खुल जाता है। क्लियर हुआ? तो इससे क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय जितना ज़्यादा ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूबल बनता जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, उसका करियर का भी पाथ इन्हांस होगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिखिए स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए थ्रू ट्रेनिंग, लिखिए थ्रू ट्रेनिंग an organization can develop its future executives and thereby ensure stability It becomes flexible as well-trained employees can handle a great variety of jobs. With the help of well-trained staff, an organization can smoothly expand and diversify. आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट का नाम है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है थ्रू ट्रेनिंग an organization can develop its future executives and thereby ensure stability. It becomes flexible as well as trained employees can handle a great variety of jobs. With the help of a well-trained staffs, an organization can smoothly expand and diversify. अब मेरा बात समझिए, देखिए दुनिया में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है मैन फोर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय लॉयल है, एम्प्लॉय अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कमिटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका बहुत लगाव है, ऑर्गेनाइजेशन के सुख दुख में हमेशा वो साथ में खड़े रहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये एकदम मतलब गोल्डन प्रूवन प्रिंसिपल है बिजनेस का। बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन बाहर निकल सकता है, उस डिफ़िकल्ट मोमेंट को ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है अगर उसके एम्प्लॉय लॉयल हो। ठीक है,
अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं तो क्या होता है, उनको भी ना मैनेजमेंट के प्रति ट्रस्ट आता है और मैनेजमेंट का भी उनके प्रति ट्रस्ट रहता है। तो एक ट्रस्ट का एक ऐसा बॉन्ड तैयार होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको प्यार हो जाता है एम्प्लॉयज़ को। और सिंस एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका प्यार बढ़ जाता है, तो वो कंपनी को छोड़ नहीं पाते और वो बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन को के ग्रोथ के प्रति काम करते हैं। और सिंस वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबल काम मिलने लग जाता है। मैनेजमेंट को भी ये एक काइंड ऑफ ट्रस्ट रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने एम्प्लॉयज़ के कि कल को अगर वो अपना काम को एक्सपैंड करे तो उनका जो वर्क फोर्स है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है, उस काम को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, जिससे क्या ऑर्गेनाइजेशन पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है, एक्सपैंड भी करता है और डाइवर्सिफाई भी करता है। क्लियर हुआ? तो चलिए एक एक करके हम लोग वापस से सारा का सारा जो इम्पोर्टेंस है उसको एक बार खाली ग्रो थ्रू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में क्या था, हायर प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि देखिए जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहता है। क्या रीज़न है? क्योंकि देखिए मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि जो ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा आउटपुट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिव होना तो लाजमीन है। सेकेंड इज रिड्यूस सुपरविजन। देखिए मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया था कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो लेस ट्रेंड है, एक एम्प्लॉय ज़्यादा ट्रेंड है, तो सुपरवाइज़र को ज़्यादा टाइम कहाँ देना पड़ता है, जो एम्प्लॉय आपका लेस ट्रेंड है। अगर मान लीजिए दोनों ही ट्रेंड होते तो उससे क्या होता कि हमको या तो सुपरवाइज़र का सर्विसेज नहीं चाहिए रहता, और सुपरवाइज़र का सर्विसेज नहीं चाहिए रहता तो कंपनी का ज़बरदस्ती का कॉस्ट नहीं बढ़ता, और या फिर सुपरवाइज़र का सर्विसेज चाहिए भी होता तो किसी और काम में चाहिए रहता, उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ता। बेटर सेफ्टी, मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा वेल ट्रेंड रहते हैं वो सेफ्टी कॉन्शियस होते हैं, उनको अपने काम का नॉलेज रहता है, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो उनसे गलती होने का गुंजाइश बहुत कम रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस भी कम सफ़र करना पड़ता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था इकॉनमी के बारे में कि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं वो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते, कम वेस्टेज करते, जिनके कारण उनका आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ने से सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ने से क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता है। तो मैंने आपको ये कंपेयर करके बताया भी था ये चार्ट के थ्रू। हायर मोरल के बारे में आपको क्या बताया था, जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं ना वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, और जिसके कारण अच्छा से वो काम कर पाते हैं, और अच्छा से काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड के कारण हमेशा बूस्टेड रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लेबर टर्नओवर भी कम होता है और एब्सेंटिज्म भी कम होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था। फिर मैंने आपको बताया प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ के बारे में। प्रमोशन और करियर ग्रोथ के बारे में क्या पॉइंट था कि देखिए क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेन होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैनेजमेंट का उनके प्रति मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो मैनेजमेंट को और भी काम इंटरेस्ट करती है। इंटरेस्ट करने से क्या होता है, एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है, उससे उनका क्या होता है, करियर पाथ और करियर का ग्रोथ होता है। फिर स्टेबिलिटी और ग्रोथ के मैंने आपको ये भी बताए थे, दोनों पॉइंट मर्ज करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ट्रेंड होते हैं उनका मतलब प्रमोशन का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्लास 12 BST का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अपने स्टाफ को ट्रेन करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग बोलते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग पढ़ने के लिए पहले क्या ज़रूरी है जानना, स्टाफ ट्रेनिंग जानने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने एग्जिस्टिंग वर्क में अगर आप अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो जो प्रोसेस होता है, जो ये चीज़ करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। फिर मैंने आपको डेफिनेशन और मीनिंग बताया था कि देखिए जो ट्रेनिंग होता है बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, और ये 2 वे प्रोसेस होता है, जिसके लिए आपको एक लर्नर का ज़रूरत होता है, साथ ही साथ आपका एक टीचर का भी ज़रूरत होता है, अ पर्सन हु इज़ टीचिंग द पर्सन हु इज़ एक्वायरिंग द नॉलेज। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी मतलब राइट जॉब प्रोवाइड करना उस पर्सन को, और उसको क्या क्या प्रोवाइड करना, राइट नॉलेज और स्किल्स। दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, वो लोग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। और फिर तीसरा मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया था कि देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर बिल्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है ये चीज़ बिल्ड करने में। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को वेल ट्रेन करते हैं तो उनका भी ग्रोथ होता है और वो भी अपने बेटर वर्जन बनते हैं, उनका प्रमोशन होता है, और उससे क्या होता है, कंपनी का लाइन ऑफ ऑफिसर्स तैयार होता है। फिर मैंने आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में एग्जांपल दिया था कि देखिए ट्रेनिंग बेसिकली जनरल नेचर, एजुकेशन क्या होता है, जनरल नेचर का होता है। एजुकेशन में मतलब आपको एक फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, डिग्री मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड होता है।
और आपका जो एजुकेशन होता है वो जनरल होता है और आपका जो ट्रेनिंग होता है वो स्पेसिफिक होता है। फिर मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था। डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। आपके फ्यूचर के जो काम हैं उसमें आने वाले चैलेंजेस के लिए अगर आपने आपको तैयार करना है तो वो डेवलपमेंट हो जाता है। और ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग बेसिकली स्पेसिफिक वर्क जो कि प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है उससे रिलेटेड होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, एग्जाम्पल देके बताया था इंजीनियर और आपको मैकेनिक का एग्जांपल देके बताया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें हायर प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को वेल ट्रेन करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, काम को भी बहुत एफिशिएंटली करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था ये यूनिट्स वाला। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस सुपरविजन। मैंने अभी आपको समझाया था कि देखिए क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं वो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं और सेल्फ रिलायंट होने से क्या होता है ना कि उनको और कोई सुपरविजन का ज़रूरत नहीं होता है। इससे कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है और सुपरवाइज़र का भी टाइम और एनर्जी में सेविंग होता है। नेक्स्ट जो बेटर सेफ्टी जो पॉइंट है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर वेल ट्रेंड होते हैं तो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, सेफ्टी कॉन्शियस रहते हैं और अवेयर रहते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा लॉसेस से बचने का चांसेस हो जाता है। नेक्स्ट फिर मैंने आपको क्या बताया, इकॉनमी। देखिए इकोनॉमी का मतलब वो क्या कि जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऑप्टिमम ढंग से करते हैं। मतलब दे नो हाउ टू यूज़ देयर रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज, दे नो हाउ टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अदर दे नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कारण क्या होता है उनका आउटपुट ज़्यादा बनता है, लॉसेस का चांसेस कम होता है, इसके कारण रेवेन्यू बढ़ता है। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। हायर मोरल का मतलब मैंने आपको बताया था कि उनको एम्प्लॉयज़ जो वेल ट्रेंड होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है जिसके कारण क्या होता है ना वो उनका रिवॉर्ड मिलता है उनको, क्योंकि वो काम को बहुत ही अच्छा ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके कारण उनका मॉरल बूस्ट होता है और इसके कारण लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ के बारे में। प्रमोशन करियर ग्रोथ के बारे में मैंने बताया था कि देखिए जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी उनके प्रति ट्रस्ट रहता है, जिसके कारण उनको और भी चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबल काम मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनका करियर ग्रोथ होता है। फिर स्टेबिलिटी ग्रोथ और मैंने एक्सपेंशन को एक साथ से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो आई होप गाइज आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है मैं आपसे ले लूँगा। थैंक यू सो मच।